नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज इंडिया में। इस वीडियो में 7 जनवरी 2022 का ईवीएस का सेक्शन सॉल्व करेंगे सीटेट का। तो सीटेट का पेपर है और 7 जनवरी 2022 का ईवीएस का सेक्शन सॉल्व करना है। इसमें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या है। अब चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी कितनी दी है? 504 किलोमीटर। तो दूरी की जगह रखेंगे 504 और समय की जगह 7 घंटे। तो 7 रखेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे, कितने आएंगे? 72। अब ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें किस में चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब 5/18 गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 20। तो 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह ओ पर पहुंचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में है। अब ये एक्स है, इसके दक्षिण में 40 मीटर दूर ओ है ये। तो ये क्या है? ओ पर पहुंचती है, 40 मीटर दक्षिण में है। तो 40 मीटर दक्षिण पे आगे। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में चलेंगे यहाँ पे 30 मीटर। तो 30 मीटर चले, 30 मीटर दूरी तय करके ओ से बाई पर पहुंचती है। तो ओ से बाई पर आ गए। तो कहाँ से चले थे? एक्स से। कहाँ पे आ गए? बाई पे। बाई से एक्स की दूरी, बाई से एक्स की दूरी बतानी है और बाई के सापेक्ष एक्स की दिशा। तो बाई से हमें देखना है एक्स किस दिशा में है। अब ये 40 मीटर है, ये 30 मीटर है, तो ये कर्ड है, तो ये कितना होगा? 50 होगा, क्योंकि 3 4 5 होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उससे निकाल लेंगे। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर अंडर में, तो ये कितना निकल के आएगा? 50। अब 50 निकल के आ गया एक्स और वाई के बीच की दूरी। अब ये दिशा बतानी है, एक्स किस दिशा में है वाई के सापेक्ष। तो वाई के सापेक्ष किस दिशा में है? ये ऊपर की साइड है और पश्चिम की साइड है। तो ऊपर क्या होता है? उत्तर, और इस साइड पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम हो गया ये एक्स। उत्तर पश्चिम किस में है? उत्तर पश्चिम है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। इसमें स्लॉथ के बारे में पहले देख लेते हैं, इसके बारे में क्या क्या है। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। कितने घंटे सोते हैं? ये 17 घंटे। स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में, इनका जीवन कितना होता है? 40 वर्ष का। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है ये। तो ये स्लॉथ की इमेज है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं। तो 40 वर्ष जीते हैं, ये सही है। और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर, यहाँ पे कितना है? 8 वृक्ष। तो 8 वृक्षों पर घूमते हैं, ये गलत है इसमें। स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते, ये भी गलत है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वर्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये पॉइंट सही है पूरा, क्योंकि इसमें 40 वर्ष दिया है और 8 वर्ष दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियाँ संभव हैं। इसमें ए दिया है, आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी,
बी दिया है वर्षा जल का रिसाव कम होगा, सी दिया है बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, डी दिया है भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा। अब इसमें जंगलों के ज़्यादा कटने से क्या होगा, वर्षा जल का रिसाव कम हो जाएगा, ये सही है इसमें, और भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा। ये दोनों पॉइंट सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी और डी। बी और डी किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तकों में छपे गोलकुंडा किले के एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटन चेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की दूरी कम से कम दूरी होगी। अब 1 सेंटीमीटर जमीन 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है, तो हमें कितने का बताना है, 15.4 सेंटीमीटर की दूरी कितने को दर्शाएगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा। फॉर्मूला क्या है, वैल्यू किसकी इंटू चाहिए जिसकी। अब इसमें वैल्यू किसकी दी है, वैल्यू ये है वैल्यू 110। अब ये किसका मान है, 110 है, ये किसका मान है 1 सेंटीमीटर का, तो वैल्यू रखेंगे वैल्यू की जगह 110, और ये किसका मान है 1 सेंटीमीटर का, तो 1 नीचे लिखेंगे। मल्टीप्लाई में चाहिए जिसकी, अब हमें किसकी चाहिए 15.4 की, तो 15.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कैसे देखते हैं, जैसे चाहिए जिसकी और किसकी, ये दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। अब ये क्या है, ये है सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में है, तो इन दोनों की यूनिट कट जाएगी, केवल इसकी बचेगी वैल्यू वाले की। तो वैल्यू किस में है, मीटर में, तो यहाँ पे ये मान किस में आएगा, मीटर में। तो ये जब सॉल्व होगा तो इसमें मीटर में आएगा। तो इसमें वैल्यू कितनी दी थी 110, और 1 सेंटीमीटर का मान है ये, तो किसकी है 1 सेंटीमीटर का इंटू 15.4 का मान निकालना है, ये मल्टीप्लाई में कर दिया। अब जब पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1694 मीटर। अब हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए किलोमीटर में, क्योंकि आंसर में किलोमीटर दिया है। अब किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.694। अब 1.694 है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें 1.694 ये है ऑप्शन नंबर 3, 1.694 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। अब मिजोरम के जो निकटवर्ती हैं उनको बताना है। मिजोरम कहाँ पे पड़ता है, ये मिजोरम, पहले इसको बड़ा कर लें थोड़ा। मिजोरम, अब ये मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम ये है। अब हमें क्या देखना है, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य, तो निकटवर्ती राज्य देखने हमें। अब इसमें ऑप्शन में दिए हैं असम, बिहार, छत्तीसगढ़। मिजोरम के पास में कौन से हैं वो देखना है। असम कहाँ पे है, असम है ये। बिहार कहाँ पे है, बिहार ये है। तो ये तो दूर हो गया, क्योंकि हमें मिजोरम के पास वाले देखने हैं। तो मिजोरम के पास वाला ये नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। फर्स्ट सेकंड वाला बिहार, इसमें भी बिहार है, ये भी कट गया। पश्चिम बंगाल, अब पश्चिम बंगाल ये यहाँ पे है, पश्चिम बंगाल है ये, तो इसका निकट नहीं है, इसका है ये। इस यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ऊपर है, नागालैंड, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। यहाँ पे मणिपुर है, ये त्रिपुरा है, ये असम है, ये निकटवर्ती हैं। तो इसमें कौन सा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा कहाँ पे है, ये है। असम कहाँ पे है, असम ये है, ये इससे सटा हुआ है। और मणिपुर, मणिपुर कहाँ पे है,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये मणिपुर है। ये चारों क्रम में होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो मणिपुर के बगल में ही है मिजोरम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी? अब इसका कौन सा आंसर होगा? इसमें ऑप्शन दिए हैं लद्दाख, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। इसका राइट आंसर है मिजोरम। अब मिजोरम के बारे में जान लेते हैं पॉइंट। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मिजो। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य चावल फसल कौन सी है? चावल। यहाँ की मुख्य फसल है चावल। और यहाँ पे 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। तो मिजोरम में निकाली जाती है खेती की लॉटरी। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी से उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। तो एक पहले पूरी ज़मीन को मान लेते हैं एक ही, और उसके बाद सभी को बारी बारी से मौका मिलता है। यहाँ पर बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। झूम खेती भी मिजोरम में ही होती है। तो झूम खेती कहाँ पे होती है? मिजोरम में होती है। इतने सारे पॉइंट हैं मिजोरम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? ऑप्शन है तिब्बत, नेपाल, भारत, चीन। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है नेपाल। माउंट एवरेस्ट नीचे किस देश का भाग है? नेपाल का। माउंट एवरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा, नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा। और तिब्बत में चोमोलोंगमा कहते हैं। यह इन दोनों ही देशों में फैला हुआ है। कहाँ पे फैला है? नेपाल में और तिब्बत में। लेकिन इसकी चोटी नेपाल की सीमा में स्थित है। तो नेपाल में स्थित है इसकी चोटी। नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताते हुए इसकी ऊंचाई कितनी बताई है? 8848.86 मीटर बताया है। ये क्वेश्चन आता रहता है पेपर में। कितनी है? 8848.86 मीटर। यह माउंट एवरेस्ट की सबसे पुरानी मान्य ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इसमें सबसे पहले कितनी थी? सबसे पहले थी 8848 मीटर, और अब कितनी हो गई है? ये बढ़ गई है 0.86 सेंटीमीटर, 0.86 मीटर बढ़ गई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाना, मोम का घोल बनाना, दूध से पनीर बनाना, गाय के गोबर से बायोगैस का बनाना। इसमें क्या लिखा है? उत्क्रमित क्रिया, उत्क्रमित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई चीज़ हम बनाएं और उसको वापस उसी रूप में ले आएं, तो वो होती है उत्क्रमित क्रिया। तो इसमें कौन से ऑप्शन इसके लिए हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उससे जब परत बन जाती है तो परत से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। मोम का घोल बनाना, अब जैसे मोम पिघल जाता है, अब पिघलने के बाद उसको मोमबत्ती द्वारा बना सकते हैं। तो मोमबत्ती से मोम पिघल के बन जाता है और मोम से मोमबत्ती बन जाती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। अब जैसे थर्ड पे जाते हैं, दूध से पनीर बनाना। जैसे दूध से जब पनीर बनाएंगे
और पनीर से फिर दूध नहीं बनेगा दोबारा, तो ये उत्क्रमित क्रिया नहीं है। और इसमें गाय के गोबर से बायोगैस का बनाना, और जब गाय के गोबर से बायोगैस बन जाएगी तो बायोगैस से गोबर नहीं बन पाएगा, तो इसमें ये भी ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वृक्षों या पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। इसमें दिए हैं, वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। भी दिया है, जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होगा। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना। जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना। लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। बरगद के वृक्षों की जड़ों में पाए जाने वाले लक्षण कौन कौन से हैं? अब इसमें बरगद से रिलेटेड जो हैं वो बताने हैं इसमें। तो इसमें कौन से होंगे, पहले इसके बारे में पहले डिटेल जान लेते हैं बरगद के बारे में। बरगद बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है। इसे वट और बड़ भी कहते हैं। यह एक स्थलीय द्विबीजपत्री एवं सुपुष्पक वृक्ष है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती हैं तथा बढ़ते हुए धरती के भीतर घुस जाती हैं एवं स्तंभ बन जाती हैं। इन जड़ों को बरोह या प्राप जड़ कहते हैं। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया है। वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में इसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं, तो इसमें ये सही है, ए पॉइंट सही है। इसमें जड़ों की लंबाई वृक्ष की लंबाई की लगभग 30 गुना होती है। अब ये कंफर्म नहीं है इसमें, इसके बारे में ये नहीं है कि 30 गुना होती है। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना, ये भी सही है इसमें पॉइंट। जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना, ये पॉइंट इससे रिलेटेड है नहीं। इसमें ई दिया है, लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना, ये भी पॉइंट इससे रिलेटेड है। तो इसमें कौन से हैं? ए, सी और ई। ए, सी और ई किसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से आई है? अब छात्रा ने इतनी डिटेल बता दी, अब उसका बताना है किस राज्य से आई है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, तिनसुकिया असम, चेन्नई तमिलनाडु, मनाली हिमाचल प्रदेश, उदयपुर राजस्थान। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? ये है मनाली हिमाचल प्रदेश। अब इसके बारे में जान लेते हैं, मनाली के बारे में। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती हैं। जो मनाली के बारे में इतनी डिटेल है वो पूरी क्वेश्चन में ही दी है वैसे तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, चावल, नींबू, आंवला, गुड़, घी, दाल, रोटी, चावल, दूध, सब्जियां, पालक, फल, तेल, अंडा, चावल, रोटी। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दूध, सब्जियां, पालक, फल।
जो हड्डियों से रिलेटेड बीमारी होती है वो इसी से दूर होगी। दूध, सब्जियां, पालक और फल, इनको खाने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है, ये दिया है, प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियां होती हैं जो अंडे देती हैं। बी दिया है, प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होते हैं। सी दिया है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। डी दिया है, यदि काम करने वाली मक्खियां ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। ई दिया है, नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। इसमें ऑप्शन ये दिए हैं। इसमें अब मधुमक्खी का छत्ता है, इसके बारे में जान लेते पहले। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। अब एक रानी मधुमक्खी होती है तो इसमें ये फर्स्ट पॉइंट तो हो गया। प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानियां होती हैं, ये गलत हो गया। ये है गलत। ये गलत हो गया। आगे देख लेते हैं। छत्ते में बहुत नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कई काम नहीं करते हैं। कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। इसमें क्या लिखा था? छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों को एकत्र करती हैं। यदि काम करने वाली मक्खी ना हो, नर मक्खी बहुत छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। इसमें ये लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में, प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। उसमें ये लिखा है, छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी होती हैं जो एक काम छोड़कर और कई काम नहीं करते हैं। तो इसमें बी पॉइंट मिल गया। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। तो ये भी सही है। अब यदि काम करने वाली मक्खियां ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। ये भी सही है, क्योंकि जब मक्खी ही नहीं होंगी तो छत्ता और शहद कहाँ से बन जाएगा। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। ये इससे रिलेटेड नहीं है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, मतलब डांस करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है। अब इससे रिलेटेड बी, सी और डी ये तीनों सही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। इसमें शरीर का सलकों से ढका होना, शरीर का सलकों से ढका होना, ये सभी का ढका नहीं होता है। भूमि पर तथा जल में रह सकना, ये सभी नहीं रह सकते भूमि पर और ना ही जल में। अंडे देना, इनमें से अंडे सभी देते हैं।
कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी, ये सभी अंडे देते हैं। तो इसमें सी सही है। इसमें जहरीला होना, ये जहरीला सभी नहीं होते। इसमें कौन सा सही है? सी सही है। तो इसमें केवल सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। केंचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। केंचुआ के बारे में बताना है। ये दिया है, ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से मैगी होती है। रसायनों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता। ऐसे ये ऑप्शन दिए हैं। अब इसके बारे में क्या है, केंचुआ के बारे में जान लेते पहले। केंचुए को आमतौर पर किसान का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान का मित्र। आमतौर पर केंचुए अच्छी खबर माने जाते हैं। खाद बनाने के तौर पर उन्हें अक्सर मालियों और किसानों का प्रिय मित्र कहा जाता है। केंचुए टूटकर सड़ रहे पौधों को फिर से इस्तेमाल लायक बनाते हैं और इन्हें ढीला करते हुए उपजाऊ बनाते हैं। इसमें केंचुआ के बारे में कौन से सही है पॉइंट, ये देख लेते हैं। ये दिया है, ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। इसमें ये पॉइंट सही है। और बी पॉइंट है, ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। ये भी सही है पॉइंट। ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। ये भी सही है। ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से मैगी होती है। अब ये नहीं कह सकते कि मैगी होती है या सस्ती होती है, तो ये गलत है। रसायनों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता। जब रसायन केंचुए के ऊपर पड़ेंगे तो उनको प्रभावित करता है, उससे कुछ भी हो सकता है। रसायन बहुत हानिकारक होते हैं। तो इसमें ए, बी और सी ये तीनों पॉइंट सही हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? इसमें ए दिया है गतिशील आधारित शिक्षा, बी दिया है रटना सीखना, सी दिया है पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, डी दिया है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित प्रकृति में क्या होगा? बालक के अनुसार होगा। गतिशील आधारित शिक्षा ये पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि इसमें बच्चा गतिशील होगा। अब रटकर सीखना ये तो कैसा पॉइंट है? ये है नेगेटिव क्योंकि इसमें रटने को बोला जा रहा है। पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, इसमें पाठ्य पुस्तक को रटेंगे, ये भी गलत पॉइंट है। अब डी में क्या दिया है? सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। इसमें भागीदारी बोला है कि स्कूल की, घर की और समुदाय की भागीदारी, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें कौन से हैं? ए और डी, ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट है। तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। इसमें ए दिया है बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि बच्चों को सक्षम बना रहे हैं। बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि ज्ञान का सृजन हो रहा है। यहाँ पे ज्ञान का
आविष्कार या सृजन करने के लिए संलग्न बना रहे हैं। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना। इसमें प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना, ये नेगेटिव पॉइंट है। ज्ञान के एक निश्चित निकाय के, निश्चित निकाय, ये निश्चित निकाय ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि निश्चित हो गया है इसमें कितना ही ज्ञान देना है इनमें, तो ये गलत पॉइंट हो जाएगा। ए बी और सी, तो इसमें ए बी और सी कौन से में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या आता है? पर्यावरण अध्ययन में आता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। तो इसमें कौन सा आंसर है? इसमें ऑप्शन दिए हैं पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, ये तीनों आते हैं इसमें। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करना। इसमें पर्यावरण अध्ययन के बारे में पूछा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है इसमें, क्योंकि इसमें पर्यावरण अध्ययन में आता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। पिछली 2-3 वीडियो हो चुकी हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया है कि उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। ऑप्शन ए है रटना सीखना, सम्मित आधारित सीखने का स्तर, अवधारणाओं का विवरण, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती क्या है? बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना, ये चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? वाद विवाद का प्रावधान, इसमें वाद विवाद का प्रावधान है, तो इस वाद विवाद में क्या होता है? ये बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं, तो इसमें क्या होगा? ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होता है? वाद विवाद होता है। उसमें बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं और समझते हैं, और उसकी एक दूसरे की बातों को। अनुभवात्मक सीखना, अनुभवात्मक मतलब होगा एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, ये भी सही पॉइंट है। ए पॉइंट सही है, बी पॉइंट सही है। कहानियाँ, ईवीएस में क्या होता है? कहानियाँ बताई जाती हैं, तो कहानियों के द्वारा बच्चों को समझाया जाता है। डी में क्या है? तथ्य और सूचनाएं। अब तथ्य तो ये तो फैक्ट हो गए, ये तो बड़ी कक्षा में आती हैं और ये सीधी सीधी नॉलेज को बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें भावनाएं और वाद विवाद नहीं होता इसमें, ना तो ये कहानियों के ऊपर आधारित होता है, ये सीधे फैक्ट होते हैं। और सूचनाएं जैसे कोई न्यूज हुई, तो इसमें ये ईवीएस में नहीं आता ये। तो ए, बी और सी, ए, बी और सी किस में है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उपविषय हैं, उपविषय बताना है। ऑप्शन है परिवार और दोस्त, आश्रय, पौधे, यात्रा। उपविषय कौन से होते हैं? उपविषय यानी सब थीम्स, तो सब थीम 2 हैं, परिवार और मित्र और भोजन, इन दोनों की सब थीम है। परिवार और मित्र में क्या आता है? आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे। भोजन में क्या आएगा? स्वाद, पाचन, भोजन पकाने के तरीके, भोजन का संरक्षण। तो इसमें सब थीम कौन सी हुई? सब थीम है पौधे, क्योंकि परिवार और मित्र की सब थीम में कौन सा है? ये पौधे आते हैं। इसमें प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उपविषय पूछा है इसमें,
तो उपविषय कौन सी होती हैं? ये सारी उपविषय हैं। आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे। ये परिवार और मित्र में है ये सब थीम। भोजन में ये चारों हैं: स्वाद, पाचन, भोजन पकाने के तरीके, भोजन का संरक्षण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड, पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि इसमें विषयगत रूप से आयोजित करके है, तो क्रम बाई क्रम है सामग्री को विषयगत। वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा। संवाद और वृत्तांत का मतलब क्या है? एक दूसरे से बातचीत करके। प्रयोग द्वारा, तो जैसे प्रयोग करेंगे कोई तो उसके द्वारा भी सीखेंगे बच्चे। तो ABC तीनों पॉइंट सही है इसमें। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन। अब उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन, ये इसके लिए ईवीएस की सार्थक सीख नहीं है इसमें। उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन कर रहे हैं उसमें, तो ये A, B और C ये तीनों सार्थक सीख हैं इसमें। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब है। प्रासंगिकता का मतलब बताना है इसमें। ऑप्शन ए में 1 में दिया है ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना। ऑप्शन नंबर 2 में है ज्ञात से अज्ञात की ओर ईवीएस सीखना। उदाहरण के माध्यम से ईवीएस सीखना। ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। तो प्रासंगिकता का मतलब क्या है? प्रासंगिकता का मतलब है ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। यही सिखाया जाता है बच्चों को कि अपने स्कूल की शिक्षा को अपने घर की शिक्षा से जोड़कर पढ़ें, तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा बच्चों को। तो ये इसी में दिया है ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। वातावरण से जोड़कर पढ़ें तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 24। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाएं। तो भोजन जैसे विषय है तो इसमें क्या होगा? मुद्दों के इर्द गिर्द, इसका मतलब है इसके आसपास, भोजन के विषय के आसपास समूह कार्य, जैसे कोई भोजन बनाना है उसका कार्य, और चर्चाएं, और उसके ऊपर चर्चाएं कर सकते हैं तो आयोजित की जाती हैं। तो भोजन के ऊपर करेंगे तो ये प्रामाणिक हो सकते हैं, सार्थक और प्रामाणिक। ये पॉइंट सही है इसके लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है। ये प्रश्नोत्तरी तो क्लास में होती है और प्रश्नोत्तर में सीधे प्रश्न किया जाता है और उत्तर किया जाता है, उससे ज़्यादा सीख नहीं पाते बच्चे। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं। अब शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है तो उसमें बच्चे क्या होते हैं? बच्चे निष्क्रिय बैठे रहते हैं। शिक्षक तो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन शिक्षक उसमें कुछ कार्य करते नहीं है, तो वो एक्टिव नहीं होते। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है इसके लिए, भोजन के लिए। पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में शामिल हैं। अब पाठ्य पुस्तकों से भोजन के विषय के बारे में इतना अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में किताबी तरीका लिखा होता है और भोजन को समझने के लिए, भोजन विषय को समझने के लिए ऊपरी नॉलेज होनी चाहिए कि भोजन के बारे में कि कैसे बनाया जाता है भोजन, और उस पर चर्चाएँ क्या क्या होती हैं वो उसके बारे में सब नॉलेज हो जाएगी अगर उसके इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं करेंगे। तो पाठ्य पुस्तक से समझ में नहीं आएगा इतना। तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? क्षेत्र भ्रमण का आयोजन,
क्षेत्र भ्रमण, जैसे जैसे हम पिकनिक पे गए तो वहाँ पे देखा, वहाँ पे सब कुछ, तो उससे बच्चा अच्छी तरीके से समझेगा वहाँ पे क्या देखा हमने, क्या सुना, तो वो अच्छी तरीके से दिमाग में फीड हो जाएगा बच्चे के। स्कूल पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या होगा, पुस्तकालय में तो पुस्तक देखनी है, तो उसमें हमें क्या करना है, ईवीएस सीखने के लिए, ईवीएस सीखने के लिए क्या अच्छा तरीका है, तो हमें क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए, ना कि ट्विटर और फेसबुक। फेसबुक और ट्विटर तो बेकार की बातें हैं। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, क्षेत्र भ्रमण पे जाएंगे तो उसमें नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि रोल प्ले आयोजित किए जाएं। रोल प्ले का मतलब क्या है, बच्चों को उसमें एक्टिव करा के, रोल प्ले जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें बच्चों को भागीदार बना के उसमें आयोजन किया जाएगा, तो उसमें जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित करके, अब वास्तविक संवाद इसका मतलब है एक दूसरे से बातचीत करेंगे और उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो बच्चे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे जल थीम के बारे में। संरक्षित क्षेत्र भ्रमण आयोजित करके, क्षेत्र भ्रमण क्या है, जैसे हम पिकनिक पे जाते हैं या कहीं पे जाएं तो क्षेत्र भ्रमण पे जाएंगे, तो उससे बच्चा देखेगा जल के बारे में, जल थीम है तो जल के बारे में देखेगा और उसमें कैसे जल फैल रहा है या कैसे जल बचाया जा रहा है, तो उसके बारे में सभी जानकारी हो जाएगी। तो उसमें ये तीनों पॉजिटिव पॉइंट है इसके बारे में, जल थीम के बारे में। अब फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है, बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। अब निबंध में क्या है, निबंध तो लिख जाएगा, किताब रख जाएगी, उससे क्या समझ में आ जाएगा बच्चे को जल थीम के बारे में, अब उसको रट ले या फिर याद कर ले, तो याद करना तो है ही नहीं हमें, क्योंकि उसको समझना है। उसमें उसको समझाएंगे कैसे, रोल प्ले से और वास्तविक संवाद से और क्षेत्र भ्रमण से, तो उससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चे को, उसको याद नहीं करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, निबंध लिखने से निबंध लिख जाएगा, उसको रटना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ए बी और सी तीनों सही हैं, तो तीनों कौन से हैं, ए बी सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्योंकि वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं। अब वास्तविक घटनाएं होती हैं, तो वास्तविक घटना में क्या होता है, बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं, तो घटनाएं होती हैं, उससे बच्चा सीखता है। कोई घटना हो रही है, जैसे कोई गेम खेल रहा है तो वो एक घटना है, उससे बच्चा सीखेगा कि कैसे गेम खेला जाता है। तो ये क्या है, वे सीखने के लिए समृद्ध स्रोत हैं, उससे सीखेगा बच्चा, समृद्ध स्रोत होगा उसके लिए। वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। तो जैसे कोई बच्चा कहीं पे गया, जैसे पिकनिक पे गया, तो वहाँ पे बच्चा वातावरण के बारे में जानेगा, उसमें सब कुछ एक दूसरे से सीखेगा। वे सी में दिया है, वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। अब जैसे कोई जू में गया, चिड़ियाघर में, तो वहाँ पे पहले शेर को देखेगा, चीता को देखेगा, लोमड़ी को देखेगा, तो वहाँ पे सभी जानवरों को देखेगा। अब फिर क्या करेगा, जैसे बच्चा देख के आया और वो घर पे आ गया, तो उसको दोहराएगा, अपने घर में बताएगा, अपने पड़ोसियों को बताएगा, अपने रिश्तेदारों को बताएगा, क्योंकि उसने क्या क्या देखा वहाँ पे। तो उसमें ये भी दिया है, वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। तो वो एक तरीके से दोहरा के वो फिर से देख लेता है एक तरीके से। तो इसमें कौन से सही हैं, इसमें ऑप्शन डी में क्या दिया है, शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। अब इसमें क्या बोला है, जैसे शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्लास में ही बता सकते हैं, इसमें ये बोला है। तो इसमें बच्चा इस तरीके से नहीं सीख पाएगा, क्योंकि बच्चा जैसे वातावरण में जाएगा, वहाँ पे
जैसे चिड़ियाघर में गया तो वहाँ पे अच्छे तरीके से सीखेगा, उसमें देखेगा क्या है, कैसा कैसा शेर है, कैसा चीता है, उसका कैसा रंग है, क्या घुघराता है, क्या करता है वो, तो उसके बारे में सब कुछ जान जाएगा। और ये क्लास में नहीं हो सकता है इतना सब कुछ। तो इसमें ये डी ऑप्शन इसमें पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। इसमें कौन से पॉजिटिव पॉइंट है इसके लिए, ए, बी और सी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, औपचारिक स्थितियों से संबंधित आकलन। इसमें सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। इसमें सीखने में सुधार, जैसे बच्चा सीख रहा है और उसमें हमें सुधार करना है। जैसे अभी बच्चा पढ़ रहा है, कोई विषय या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो उसमें हमें जैसे हम देखेंगे तो क्या सीख रहा है, वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो उसमें अगर हमें सुधार करना है, तुरंत सुधार करना है उसमें क्या, तो उसको बोलते हैं सीखने के लिए आकलन। तो सीखने के लिए आकलन, जैसे अभी बच्चा सीख रहा था, उसका हमने आकलन किया, तो उसमें सुधार करेंगे तो तुरंत ये आकलन होता है, तुरंत हो जाता है। जैसे हम सीख रहे हैं और उसका आकलन करके उसमें सुधार कर सकते हैं तुरंत। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ईवीएस में सहपाठी आकलन है। ईवीएस में सहपाठी आकलन कौन सा है, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन, सीखने के परिणाम का आकलन, सीखने का आकलन। इसमें सीखने के रूप में आकलन, जैसे बच्चा सीख रहा है और उसका आकलन कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है सीखने के रूप में आकलन का मतलब होता है सहपाठी आकलन। जैसे बच्चा एक दूसरे से सीखेगा और एक दूसरे आकलन करेंगे, तो सीख रहे हैं और एक दूसरे आकलन कर रहा है। जैसे दो स्टूडेंट हैं और एक दूसरा स्टूडेंट एक दूसरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो एक दूसरे को बता रहे हैं, तो उसमें आकलन हो रहा है। तो इसमें सीख भी रहे हैं और आकलन भी हो रहा है कि बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सहपाठी एक दूसरे को सिखाते हैं, तो सहपाठी आकलन होता है सीखने के रूप में आकलन। तो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, इसमें किसका उपयोग कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है रूब्रिक, पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, प्रेक्षण पत्रक। इसमें ये दिया है एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि उस समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। तो ये किस में होता है, ये होता है पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में बच्चे की सारी डिटेल रखी जाती है, जैसे बच्चा घर पे क्या कर रहा है, घर पे क्या पढ़ता है और स्कूल में क्या पढ़ता है, स्कूल में कौन सा खेल खेलता है, कितने बजे सोता है, कितने बजे पढ़ता है। इस तरह की सारी जानकारियाँ बच्चे के बारे में लिखी जाती हैं पोर्टफोलियो में। अगर पोर्टफोलियो के बारे में और जानकारी लेनी है तो एक वीडियो डाल दी मैंने पोर्टफोलियो की, तो उसको देख लीजिए, उसमें पूरी डिटेल बताई गई है बारीकी से। इसमें 30 ही क्वेश्चन आते हैं और ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 7 जनवरी 2022 का पेपर था सीटेट का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।